Yes, tell me what are your doubts in 8A? Numericals. Yeah. 8, 9, 10, or 8th, 9th, 10th, and 12th. Okay. Any other doubt apart from this? Before this? Online? Anyone has any other doubt? हाँ ठीक है, no problem. Let's solve it. 8th, 9th, 10th, and 12th. ठीक है, I'll solve this. अगर किसी को कोई और क्वेश्चन में भी डाउट है तो प्लीज बताऊंगा. Question number 8. Two wires of the same material and same length have the radii R1 and R2 respectively. Compare their resistances and their specific resistance. Acha, okay. What is your? एक मिनट. Wire A, wire B. The radius R1 is 1 millimeter. That's the only difference. Okay. Compare their resistances and specific resistance. Same thing, right? Okay. तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो रेडियस है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. विल कन्वर्ट द रेडियस इनटू मीटर्स. तो रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले you should know that millimeter to centimeter is divided by 10, centimeter to meter is divided by 100. So basically you are what you're doing divide by 1000. ठीक है. So 1 into 10 raised to minus 3 meter लिख सकता हूं मैं, which is nothing but 10 raised to minus 3 meter. This is the radius R1. R2 में तुम लिखोगे 2 times 10 to the power minus 3 meter. तो मुझे R1 और R2 की वैल्यू मिल गई. ठीक है. अब मुझे रेजिस्टेंस कंपेयर करना है. सो यू शुड नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is inversely proportional to the area of cross section. Resistance is inversely proportional to the area of cross section. Area of cross section इस केस में है सर्कुलर. सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. ठीक है. सो आर will be inversely proportional to the area of cross section. So basically R का जो रेशियो रहेगा ना वो इसके रेसिप्रोकल से इक्वल रहेगा. The ratio of R will be equal to its reciprocal. अब ये कैसे लिखते हैं इसको देखो. So we can write its reciprocal as, so we can write this number as 1 upon 10 raised to 3 meter. 10 raised to minus 3 is 1 upon 10 raised to 3. और 1 upon 10 raised to 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 10 raised to 3. So resistance will be in multiple of 10 raised to 3. तुम्हें समझ में आया? हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R1 will be in or will be directly proportional to 10 raised to 3 इसके रेसिप्रोकल. R2 में क्या बोल सकते हैं हम लोग? देखो ये जो नंबर है ये है इसका रेडियस. नहीं, एक हमने गलती की है. इसको रेडियस को स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा क्योंकि एरिया इज पाई आर स्क्वायर. लेट्स फाइंड द एरिया ओनली डायरेक्टली. व्हाई वी आर डूइंग दैट? सो द एरिया इज पाई R1 स्क्वायर. पाई को पाई ही छोड़ दो. R1 स्क्वायर की जगह 10 रेज टू माइनस 3 का स्क्वायर ले लेना. इधर आ जाएगा 10 रेज टू माइनस 6 पाई मीटर स्क्वायर. ये हो गया A1, एरिया ऑफ द फर्स्ट conductor. Area of the second conductor A2 will be pi R2 square, will be pi into 2 times 10 to the power minus 3 का square, that is pi into 4 times 10 to the power minus 6, which can be written as 4 pi
10 to the power minus 6, 4 pi into 10 to the power minus 6. सो मैंने क्या किया पता है, पाई के टर्म्स में एरिया निकाल लिया दोनों का. यस, मीटर स्क्वायर, या यू आर राइट, मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये किसका एरिया है, फर्स्ट कंडक्टर का. ये किसका एरिया है, सेकंड कंडक्टर का. अब मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा उनके रेजिस्टेंस का. तो मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं R1 अपॉन R2, व्हाट इज R1 अपॉन R2? रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वायर. नाउ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. एरिया है मेरे पास, मतलब मैं R1 की जगह पे लिख सकता हूं ये साइड में 1 अपॉन 10 रेज टू माइनस 6 पाई. ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और R2 की जगह लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 6. अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो इसमें क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा. सो 4 पाई टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन पाई टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 6. क्या कट होगा, पाई भी कट होगा, 10 टू द पावर माइनस 6 क्या बचेगा. सो इसका मतलब क्या है, जिसका थिकनेस कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका थिकनेस ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है. सो उनके रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया 4:1, न्यूमेरिकल रेशियो. प्लीज नोट इट डाउन. Is this the answer which is given in your book? Yes, sir. इससे हम और एक कंक्लूजन एक ड्रॉ कर सकते हैं. That conclusion I will just write it in a statement so that you remember it. Resistance of, ये लिख लेना, of a conductor is, Excuse me, sir. yes, yes, Sir, I have a doubt in 13th one. resistance of a conductor is inversely proportional to the square of radius of a conductor. उसकी रेडियस की स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस. तो डायरेक्टली अगर हम लोग ने उसकी रेडियस के स्क्वायर को ही ले लिया होता तो भी हमें आंसर मिल जाता. डन, इतना लिखा सबने. Sir, I have a doubt in 13th question. This is 8. They have doubt in 9th, 10th, 12th, and then I will do 13th. Okay. पहले सारे डाउट्स क्लियर करूंगा फिर 13 पे जाऊं. ठीक है. अच्छा, what about the ratio of their specific resistances? Specific resistance do not depend on the thickness.
थिकनेस, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता। दो कॉपर के वायर है, एक थिन है एक थिक है, दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर सेम है तो उसका रेशियो 1:1 रहेगा, उसमें कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस एंड हेंस द रेशियो ऑफ specific resistances will be 1:1. Okay. Next है a given wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length. What will be its new resistance? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर लेंथ डबल होती है तो रेजिस्टेंस में डबल इफेक्ट होता है। एक तो लेंथ के डबल होने से रेजिस्टेंस डबल होता है, लेंथ डबल किया, कैसे डबल किया, स्ट्रेच करके, तो उसका थिकनेस भी कम होता है। स्ट्रेचिंग पे द वायर बिकम्स थिन, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होने से रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस दो बार डबल हुआ है, एक बार लेंथ बढ़ने से और एक बार थिकनेस कम होने से। So resistance totally 4 times increase हो जाएगा। You understand the idea? The idea is, since by stretching the wire to double the length, we are not only doubling the length but also making its area half, area of cross section. Hence the resistance will increase by 4 times its original value. So 4 ohm is the answer. Next question, 10th wala. A wire of resistance 3 ohm and length 10 centimeter. Let me just write this for you. रेजिस्टेंस दिया है वायर का 3 ओम एंड लेंथ दी है उसकी 10 सेंटीमीटर। लेंथ को पहले ही मीटर में कर दो, सो 10/100 दैट इज 0.1 मीटर इज स्ट्रेच्ड टू अ लेंथ 30 सेंटीमीटर। वायर की लेंथ को 10 से कितना कर दिया, 30 कर दिया। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया वायर की लेंथ को, 3 टाइम्स। कैसे कैसे उसकी लेंथ इंक्रीज की है, स्ट्रेच करके। सो कैन यू टेल हाउ मेनी टाइम्स द लेंथ इज इंक्रीज? 3 टाइम्स लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स। एंड हाउ मेनी टाइम्स द एरिया इज डिक्रीज? 3 टाइम्स। द एरिया has become 1/3 now, so the resistance will increase 9 times। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। what will be the new resistance? तो ओरिजिनल से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 27 है। सो दिस इज ऑल रिलेशनशिप बिटवीन, कोई फॉर्मूला की भी इसमें जरूरत नहीं। उसके बाद 12th क्वेश्चन, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर एल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7 टाइम्स 10 to the power -8 ओम मीटर। ये एल है। एल नहीं पता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर 1.7 टाइम्स 10 to the power -8 ओम मीटर, ठीक है। एंड रेडियस 1 mm, रेडियस है 1 मिलीमीटर विच इज 10⁻³ मीटर, है ना, इज रिक्वायर्ड सो दैट इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 1 ओम। फॉर्मूला पता है क्या है? रो इज इक्वल टू RA/L, ये फॉर्मूला है। और हमें क्या ढूंढना है? एल ढूंढना है। तो एल का फॉर्मूला क्या होगा? RA/रो, ठीक है। अभी सिर्फ वैल्यू डालनी है इसमें बहुत आराम से। सो एल इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1 ओम, 1 टाइम्स एरिया की वैल्यू कितनी है? देखो रेडियस दिया है, एरिया नहीं दिया है। सो एरिया इज πr², पाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, 3.14 ले लो, इंटू r²। r² मतलब 10⁻³ का स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय रो। रो कितना है? 1.7 टाइम्स 10 to the power -8। बस इसको सॉल्व करना है तो लेंथ मिल जाएगी मीटर्स में डायरेक्टली। कैसे सॉल्व करना है देखो, तुम ट्राई। You've done that, you got the answer, very nice।
Hello guys. कौन कौन आया है आज? Chain 2.
Chain 2. कितना आया आंसर? मैं हेल्प करूं कैलकुलेशन में या हो जाएगा? ठीक है। सो देखो, एक तो ये टर्म्स है जो 3.14 और 1.7 है, उनको अलग रखो, उनको इनके साथ मिक्स मत करो। ठीक है, सो ये तुम लिख सकते हो इसको 314/170 डेसिमल्स हटा के। नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, फिर वो कट होगा। अच्छा, दूसरा ये हो जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻8। ठीक है, अभी इनको सॉल्व करना तुम्हें डिवीजन में तो हेल्प नहीं चाहिए ना। ठीक है, ओके। सो 1 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसका आंसर लिखो यहाँ पे। अच्छा, ये कैसे सॉल्व करना है? 10⁻⁻6 और ये -8 ऊपर जाके +8 बन जाएगा, तो यहाँ पे सीधा +8 लिख सकते हो। सही है ना? -8 ऊपर जाके +8 बन जाएगा, फिर उनको ऐड कर सकते हो। अच्छा, तो ये हो जाएगा समथिंग टाइम्स 10⁻²। मीटर्स, तो जो भी है मल्टीप्लाई करो 100 से। सॉल्वेबल 1.847 1.847, so you can say 184.7 centimeter. Oh, meter. I'm sorry. मीटर, सही। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 में भी डाउट है, ऋषि को डाउट है। The filament of a bulb takes a current of 100 milliampere. Current है 100 milliampere. When a potential difference across it is 0.2 volt. ऋषि, यही है ना क्वेश्चन तेरे बुक में 13th वाला? ओके, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 0.2 वोल्ट। अच्छा, 100 मिली एम्पियर मतलब 100 into 10⁻⁻3, दैट इज 100 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 0.1 एम्पियर हो जाएगा ये, है ना? अच्छा, वोल्टेज भी दिया है। व्हेन अ पोटेंशियल अक्रॉस इट becomes 1 volt, then the current becomes 400 milliampere. Calculate the resistance of the filament in each case and account for the difference. तो पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में रेजिस्टेंस निकालना है। So we know that V is equal to IR. तो R is equal to V by I, which is 0.2 by 0.1, which is 2 ohm. ये हो गया फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्या बोला है? रेजिस्टेंस R dash V dash, which is 1 volt upon 400 milliampere, that is 0.4, that is 4 by 10 or 2.5. 2.5
हाँ मतलब 10 ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू 2.5 तो 2.5 आ जाएगा, सही है 2.5 ओम। सो एक बल्ब है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस उसमें ड्रॉप हुआ, उसका करंट उसके अक्रॉस इंक्रीज हुआ और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो ये क्यों हुआ इसके अक्रॉस ऐसा, व्हाई द रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज? तो एक ही रीजन हो सकता है, दैट द बल्ब मस्ट हैव बीन स्विच्ड ऑन। जैसे ही बल्ब को स्विच ऑन करेंगे, उसमें से करंट फ्लो होगा, वो हीट हो जाएगा उसका फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वो ज्यादा ड्रॉ करेगा, मतलब ज्यादा वोल्टेज ड्रॉ करेगा। और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसमें करंट कम फ्लो करेगा। सो द रीजन बिहाइंड इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो दीज आर ऑल योर। Excuse me, sir. यस, Sir, I have doubt in question number 5B, the theory part. okay, 5B, okay. State whether the potential होना चाहिए is a scalar or a vector quantity. It is potential is a scalar quantity, it's not a vector. What does the positive and negative sign of potential convey? Positive and negative sign of potential conveys regarding the direction of flow of charges. Charges always flow from higher potential to lower potential conventionally. So positive potential is higher potential, negative potential is lower potential. Okay, and charges always flow from higher potential to lower potential. That's why the positive and negative. But it is a scalar quantity, it is not a vector quantity. Any other doubt, anyone? So 8A complete है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। ठीक है, 8B यू हैव सीन द वीडियो, मैंने EMF एक्सप्लेन किया था तुम्हें, फैक्टर्स अफेक्टिंग EMF, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर मैंने नहीं बताया था उसमें, वो मैं आज बताऊंगा। बट उसमें जाने से पहले I want to discuss the theory which I gave you in the video, but I will discuss in terms of question and answers. तो हमें homework भी कम हो जाएगा। I don't want to burden you with homework, same homework like I gave in 8A. So what we'll do is we'll do it right now. और सारे आंसर नहीं लिखने, जो आंसर मेन है वो मैं लिखने के लिए दूंगा, और जो हम ओरली समझ सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विल कवर 8B लाइक दैट। ठीक है, सिंस यू ऑलरेडी नो दैट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में जो टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स डिस्कस हुए थे उसमें ये चीजें हैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हाउ विल राइट द आंसर, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। और इसमें कोई टॉपिक अगर तुम्हारा क्लियर नहीं है, ये भी मुझे आइडिया आ जाएगा, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विद यू। चलो, let's start with the offline students. Amarin, please help me with the first question. Explain the meaning of the terms EMF, terminal voltage, and internal resistance of a cell. Meaning of the terms मतलब definition से काम चल जाएगा. So can you define EMF? Yeah, no problem. EMF will be total work done by charge, which is inside the cell in electrolyte and outside the cell, it will be a complete circuit. Very good. So इसको थोड़ा हम रिफाइन करेंगे। EMF or electromotive force of a cell or a battery is the total amount of work done in moving a charge. Is the total amount of work done in moving a charge inside the electrolyte, that is inside the cell, and in the outside circuit. The total amount of work done in moving a charge inside the cell, through the electrolyte, and in the outside circuit. एक चार्ज को पूरे सर्किट में, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर मूव करने में जितना वर्क डन होता है, वो ही उस सेल का या उस बैटरी का EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क
a cell or a battery can do. और EMF को मेजर किस में करते हैं एमरी? नहीं, वो उसका सिंबल है. EMF का सिंबल एप्सिलॉन है. Yes. So I just gave you the definition of EMF and explained. Now few more things which you should remember is the symbol. The symbol of EMF is epsilon. ठीक है, फिर उसका SI यूनिट. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? EMF की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. SI यूनिट क्या है? वोल्ट. SI यूनिट का सिंबल क्या है? V. ठीक है. अच्छा, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? एक फॉर्मूला है W/Q और ये कैपिटल W है. what does this capital W signify? Yes, it is the total work. अगर तुम लिखना चाहो लिख सकते हो. टोटल वर्क इन मूविंग अ चार्ज inside a cell ब्रैकेट में in the electrolyte and outside the cell, that is in the external circuit. Total work done in moving the charge inside the cell, in the electrolyte and outside the cell in the external circuit is capital W. Right? ये है फर्स्ट फॉर्मूला. ये है चार्ज जो हम मूव कर रहे हैं, हमें पता है. सेकेंड फॉर्मूला तुमने जो बोला है दैट इज कैपिटल V प्लस स्मॉल v. ये फॉर्मूला बोला तुमने. कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ कैपिटल V? Very good. Terminal voltage. And can you tell me the meaning of small v? Voltage drop. So EMF, electromotive force, is the sum of terminal voltage and voltage drop. Terminal voltage makes the charge move outside in the outside circuit, and voltage drop makes the charge move in the inside circuit. Out of these two, Amarin, can you tell me which is a useful voltage for us to maybe light up a bulb or run a fan? Which is the useful voltage? हमारे लिए काम का voltage कौन सा है इसमें से? Yes, we don't use EMF. We cannot. Voltage drop is not of our use because that is to move charge in the electrolyte, and that is not helpful to us. But the one which we use is the terminal voltage, which is useful to us, which is always less than the EMF. है ना, क्योंकि EMF टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का सम है. मतलब वोल्टेज ड्रॉप इज लिटिल लेस देन EMF. किसी सेल का या बैटरी का EMF अगर 9 वोल्ट्स है तो डेफिनेटली जो टर्मिनल वोल्टेज वो 9 से कम ही होगा. मतलब हमें जो काम में आएगा वोल्टेज वो अराउंड 7 या फिर 8 वोल्ट होगा. बाकी का 1 वोल्ट इज द वोल्टेज इनसाइड द सेल. ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया. और कोई फॉर्मूला तुम्हें याद है? और एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3. दिस इज फॉर्मूला नंबर 1. दिस इज फॉर्मूला नंबर 2 एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 3. तुम्हें ओम्स लॉ पता है? ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर. वो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना. एप्सिलॉन इज योर V इज इक्वल टू I विच इज द करंट. करंट तो सेम रहेगा अंदर सेल के अंदर, सेल के बाहर, सर्किट में, हर जगह करंट I रहेगा. रेजिस्टेंस R की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल R प्लस स्मॉल r. टोटल रेजिस्टेंस. कैपिटल R इज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, है ना. स्मॉल r इज रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस.
समझ में आया? ये भी फॉर्मूला है एप्सिलॉन का, ये 3 फॉर्मूला है, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे। जो पूरा सब्जेक्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओम्स लॉ हमने सिर्फ एक कंडक्टर के लिए पढ़ा था। नाउ जस्ट इमेजिन वेयर ऑल यू आर अप्लाइंग इट। You are considering a cell, what is happening inside the cell, what is its effect in the circuit, and how the total effect is accounted for. So you have to remember all these formulae. उसके बिना तो EMF की डेफिनेशन अधूरी है। जस्ट डेफिनेशन जरूरी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ही न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। ठीक है, दिस मच इज डन। ओके, सो तुमने मुझे डेफिनेशन बताई ईएमएफ की, उसका एसआई यूनिट बताया, उसका फॉर्मूले दे दिए तीनों, उसका सिंबल दे दिया। सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। आई होप एवरीवन हैज टेकन द नोट्स एंड दे नो इट। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट इज टर्मिनल वोल्टेज। यश, कैन यू प्लीज हेल्प विद द डेफिनेशन? There is a positive charge around the circuit, which is across the terminals. Terminal voltage is a positive charge. No. Voltage is, how come voltage becomes the charge? It is the work done in moving a unit positive charge around the circuit on the outside, not inside the cell, just around the circuit. Yes, across the terminals of the cell. Work done in moving a charge. पॉजिटिव चार्ज बोलो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलो, या सिर्फ चार्ज बोलो, ये जो डेफिनेशन है वो हाइपोथेटिकल है। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, बट हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं टू रिस्पेक्ट द कन्वेंशन विच वी आर फॉलोइंग, विच इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो हम मानते हैं ऐसा। सो द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge around the circuit across the terminals of a cell is known as the terminal voltage of that cell or of that circuit. ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज का सिंबल कैपिटल V। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला V डैश, हाँ W डैश। ओके, सो समझ लो, इसके भी फॉर्मूले अब काफी मल्टीपल फॉर्मूले तुम्हें समझने पड़ेंगे। दैट इज टर्मिनल वोल्टेज है V और V होगा वर्क डन W dash by Q. W dash is the work done in moving the charge only in the outside of the circuit across the terminals. ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला, वेरी नाइस, EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप। तीसरा फॉर्मूला, ओम्स लॉ। एक विथ रिस्पेक्ट टू द वर्क डन, थियोरेटिकल डेफिनेशन बेस्ड फॉर्मूला। दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप, द रिलेशनशिप। एंड तीसरा विथ रिस्पेक्ट टू ओम्स लॉ, दैट इज करंट एंड द रेजिस्टेंस। तीनों फॉर्मूला। जो सिचुएशन आती है, क्वेश्चन जैसे घुमा फिरा के पूछते हैं, तुम उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करो, यू विल ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर। देयर इज नो वे। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज। डेफिनेशन हो गई, ऐसा यूनिट वोल्ट ही रहेगा इसका भी। नेक्स्ट, आंचल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, स्मॉल r, कैन यू एक्सप्लेन दिस प्लीज? What is internal resistance? Yes, it does.
सो वेयर डज दिस कम इनटू प्ले? इंटरनल रेजिस्टेंस कहां से आया? करंट तो फ्लो कर रहा है इनसाइड द सेल, बट इंटरनल रेजिस्टेंस कहां से आया? देखो, सुनो, समझो इसको और फिर डेफिनेशन खुद बनाओ और देर कंपेयर करो उसको टेक्स्ट बुक के साथ, तो याद हो जाएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस का? द चार्जेस विच आर फ्लोइंग इन द सर्किट, they flow outside in the circuit, yes. They flow inside in the cell through the electrolyte, yes. Outside in the circuit, the material of the conductor offers resistance to it. Inside in the cell, the electrolyte offers resistance to it. मतलब रेजिस्टेंस चार्जेस को दोनों जगह पे ऑफर हो रहा है। बाहर जो कंडक्टर है उसके प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस था। Internal resistance is the resistance offered to the flow of charges inside a cell or a battery. Who is offering this resistance? The electrolyte. Electrolyte तुमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस में जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। देयर आर कैटायंस, एनायंस, मॉलिक्यूल्स। फ्लो कौन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स में? चार्जेस, चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल को मॉलिक्यूल्स के साथ टकराना पड़ता है, बिकॉज देयर आर मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट फ्लोइंग, सो दे कोलाइड विद देम, देयर स्पीड डिक्रीजेस, सो दैट इज रेजिस्टेंस. So the resistance offered by the electrolyte to the flow of charges inside a cell or a battery is known as internal resistance. समझ में आया अभी? Internal resistance से क्या होता है बताओ? Is it useful? We know that any kind of resistance is not useful, and only in few cases external resistance is useful, like toaster or a room heater or something like that, geyser. There we use resistance to produce heat and we use that heat deliberately, but generally resistance is avoidable. Internal resistance in that case is completely avoidable. तुमने देखा है तुम्हारा फोन तुम ज्यादा यूज करते हो, पीछे से हीट अप हो जाता है. What is getting heated actually? The battery. बैटरी क्यों हीट होता है? क्योंकि करंट तो हर जगह फ्लो कर रहा है, करंट सिर्फ सर्किट में नहीं है, बैटरी में भी है. चार्ज करते तभी भी बैटरी हीट अप हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो रहे हैं, चार्ज हो रही है बैटरी. सो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस ये चार्जिंग के प्रोसेस को या करंट के फ्लो के प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक बीच में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट होगी. हीट ज्यादा हो गई तो क्या होगा तुम्हें पता है उससे? हाँ, दैट इज ऑफ कोर्स more heat, more resistance, more resistance, more heat, और ये चलता जाएगा साइकिल. So internal resistance is the resistance offered by the electrolyte to the flow of charges inside a cell. इतना याद रहेगा, कॉन्सेप्ट समझा? अब तुम उसको कंपेयर करके जो भी प्लस माइनस टेक्निकल वर्ड्स मिसिंग है या फिर कुछ एक्स्ट्रा है उसको कर सकते हो, बट याद रह गया कि तुम्हें क्या है. अब इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, सिंबल तो स्मॉल आर है. अच्छा, एसआई यूनिट बता दो फॉर्मूला से पहले. यस, एसआई यूनिट इज ओम, सिंबल इज ओमेगा. फॉर्मूला बता दो. V इज इक्वल टू आई आर और एप्सिलॉन और स्मॉल v इज इक्वल टू आई आर. स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल I इंटू स्मॉल r. क्या किया तुमने? बैटरी के अंदर ओम्स लॉ लगा दिया है ना. तो लगा सकते हैं बैटरी के अंदर भी ओम्स लॉ, तो इससे बना सकते हैं v, स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल I इंटू स्मॉल r. सो स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल v अपॉन कैपिटल I, है ना. स्मॉल v अपॉन कैपिटल I, ये r है. R is equal to small v upon capital I. Can you tell me what is the meaning of the small v here? Yes, voltage drop. I is the current which is the same inside and outside. और भी इससे फॉर्मूला बना सकते हैं हम. मैंने एक फॉर्मूला बताया था ऊपर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू
बताया था ये, हाँ बताया था ना, ओम्स लॉ लगाया था हमने एप्सिलॉन पे, तब ये फॉर्मूला आया था, याद है? v इज इक्वल टू आई, ओ सॉरी 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 सॉरी, साथ में आएगा, डिवाइड नहीं होगा, आई आर, सॉरी आर प्लस आर आएगा यहाँ पे, आर प्लस आर, करेक्ट है। v इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मेट है ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये करंट है और ये ईएमएफ है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू, एक मिनट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? हो गया, स्मॉल आर का फॉर्मूला बन गया, एप्सिलॉन बाय आई माइनस आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये भी है स्मॉल आर का फॉर्मूला, ये भी है स्मॉल आर का फॉर्मूला वोल्टेज ड्रॉप के टर्म्स। सो तुम्हारे सिचुएशन के ऊपर है, यूज द फॉर्मूला, whichever numerical comes across you, use the suitable formula, make the formula if you don't remember, derive it then and there and use it, you can do anything, no problem। ठीक है, ये 3 मेजर क्वांटिटीज हमने पढ़ी और उसके कॉन्सेप्ट को भी ब्रीफली यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया है, तो मतलब एक अच्छा रिवीजन मिला तुमको इसका। अगर मैं पूरा पढ़ा था तो स्टोरी अलग होती आज, ठीक है, लेकिन हम जा सकते हैं आगे। स्टेट 2 डिफरेंसेस, नियति, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। And if the cell is not used, EMF is equal to voltage, but if the cell is used, EMF is stable. Very good, very good. I think I like both the differences. They are very well put and they explain everything about their characteristic. First, जो बोला तुमने, let's discuss them and maybe add few more things if we can. But I don't think there is any need to add anything to what you said. तुमने पहली चीज बोली कि द करंट डज नॉट इफेक्ट ईएमएफ, कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है उससे ईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईएमएफ सेल की प्रॉपर्टी है, ईएमएफ सेल की प्रॉपर्टी है, ईएमएफ करंट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज करंट पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में तो टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब कम हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है। पोटेंशियल क्यों कम होता है? बिकॉज मोर वर्क इज डन इन फ्लोइंग द चार्जेस, मोर वर्क इज डन इन फ्लोइंग द चार्जेस, मतलब द चार्जेस आर फ्लोइंग फ्रीली, मतलब मोर करंट, सो पोटेंशियल डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है दोनों टर्मिनल्स के बीच में। सो टर्मिनल वोल्टेज इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, more current, less terminal voltage. EMF is not affected or is unaffected by the amount of current flowing in the circuit. I agree with you. Second difference जो तुमने बोला is when the cell is not in use, EMF is equal to terminal voltage, right? जब सेल को डिस्कनेक्टेड रखते हैं हम, जब सेल को किसी भी अप्लायंस से कनेक्ट नहीं करते तो EMF और टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होते हैं, मतलब the cell is now ready to do work, it is ready with its full potential, but as soon as you attach it with some circuit, some work is already being done and moving the charge in the circuit, so the terminal voltage becomes less than the EMF. अब टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू EMF से कम हो चुकी है, so terminal voltage can never be greater than EMF. It can be equal to EMF when cell is not in use. It can be lesser than EMF when cell is in use. Good. Anything else? Anybody wants to add any other point? दो ही difference पूछे थे फिर भी fair है, I think. इस दो में सब कुछ cover हो जाता है. There is nothing else. In book, is there anything given? Any other thing? Yeah, tell me that.
अच्छा वो डेफिनेशन दे दी है, डेफिनेशन दे दी है, तो डेफिनेशन को एक पॉइंट बना सकते हो और ये 2 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो 2 और हो गए, तो टोटल 3 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धि, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द थर्ड क्वेश्चन। Name 2 factors on which internal resistance of a cell depends and state how does it depend on the factors stated by you. Siddhi. Yes, sir. Siddhi, your voice is echoing somehow. Hello? Yeah, it is still echoing. There is a little echo Now? now also. Now also? Yeah. Okay, you fix the problem. I'll come back to you. Yes. Krishabh. Krishabh, I want you to answer the third question. 2 factors on which the internal resistance of a cell depends. मुझे जो याद है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड है, साइज और एरिया, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इसलिए है बिकॉज लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड मोर इजियर इट विल बी फॉर आयंस टू गेट डिस्चार्ज इन इट। जितना इजी डिस्चार्ज होगा उतना कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड लेसर द इंटरनल रेजिस्टेंस। एक सेकंड ऋषभ, इफ यू रिमेंबर। So distance between the electrodes. Lesser the distance, lesser the internal resistance. Easily discharge can happen. Any other? Nature of the electrolyte. अगर इलेक्ट्रोलाइट में मॉलिक्यूल्स कम है, आयन ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। एंड कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है आयंस का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, सो अंडरस्टैंडेबल। इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। उल्टा है, उल्टा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं बताता हूँ क्यों। So just imagine if the internal resistance of the electrolyte increases, what will happen? The molecules will gain energy and they are in liquid state, molten or liquid state. So what will happen? If they will gain energy, they will quickly, swiftly move towards whatever electrodes they won't have to move. That's why it helps. Higher temperature helps the electrolysis. Optimal temperature, not very high. But yeah, generally internal resistance increases with temperature. एनीथिंग एल्स? सही है ना, इतना ही है। हाँ, कंसंट्रेशन तुम पूछ रही थी कुछ प्रॉब्लम। बट व्हाई? सी, देयर कैन बी 2 रीजंस ऑफ दिस। लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या, क्यों ऐसा बोला है। देयर कैन बी 2 रीजंस। नंबर 1, the ions which we want to migrate towards respective electrodes, उनका concentration high होना important है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें याद है selective discharge, so there can be multiple number of or types of ions present in one type of electrolyte, और सबकी competition लगी है अपने अपने electrodes पे जाके discharge होने की। अब just imagine the concentration of other kind of ions is greater than the ones which should be preferentially discharged. What will happen? The resistance will be greater. The ones which has the preferential discharge will come across a greater resistance in order to get discharge at the respective electrode. So that's what they mean, I think. ठीक है, ये सारे फॉर्मूला है जो इधर ही दिए हैं। ये सीरीज पैरेलल वाले आ गए। सीरीज पैरेलल तो मुझे अभी सिखाना है पूरा, बट उससे पहले ना आई वांट टू टेक सम न्यूमेरिकल्स फॉर दिस ईएमएफ
इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे हम, and only then we'll go ahead to combination of resistors. That's not a very complex concept. This is much more complex. तो थियरी में तो इतना ही डिस्कस करना था मुझे. और अगर तुम मुझसे पूछो व्हाट इज द होमवर्क इन थियरी, maybe I'll give you a couple of them, just one maybe. This question number 6 है क्या तुम्हारे बुक में? सेम क्वेश्चन नंबर 6 को मार्क करो. That's it. Just imagine your homework is reduced. Why? Because we have discussed one-on-one all the questions which should have been written by you. But अब लिखने की जरूरत नहीं है. Now we can move ahead to numericals. Numericals में तुम्हें दूंगा कुछ होमवर्क, कुछ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. उसमें भी होमवर्क कम हो जाएगा. सारे न्यूमेरिकल तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Anushka, Dev, Akshata, keep your cam on, please. Okay. The diagram in the figure 8.42 shows a cell of EMF 2 volts. लिख लेते हैं. And internal resistance 1 ohm connected to external resistance 4 ohm. The ammeter measures the current in the circuit and the voltmeter measures the terminal voltage across the cell. Voltmeter क्या measure कर रहा है? Terminal voltage. Ammeter क्या measure कर रहा है? Current. In the cell, outside the cell, हर जगह total current. What will be the readings of the ammeter and voltmeter when the key K is open and when the key K is closed? पहले तो key को ओपन रखते हैं. ओपन की का मतलब पता है तुम्हें? सर्किट ऑफ है, स्विच इज ऑफ. ओपन मींस ऑफ, क्लोज मींस ऑन. ओके, तो जब सर्किट तुम्हारी ओपन है, इज द ईएमएफ ऑफ द सेल यूटिलाइज्ड? इज इट डूइंग एनी वर्क? आर द चार्जेस मूव्ड अराउंड outside in the circuit? What about inside? Are the charges moved inside? No, they are not. Why they are not moved inside? Because there is no need of transferring the charges from one point to another in the electrolyte on its own. कभी ऐसा देखा है बैटरी ऐसे ही पड़ी है पैक्ड और खाली हो गई? हो सकता है कभी ऐसा? कभी नहीं हो सकता. Why the cell will get used up on its own? तो मतलब कि अगर एक सेल या बैटरी को तुम डिस्कनेक्टेड रखोगे, it cannot get discharge on its own if it is not connected in any circuit, right? इसका मतलब है there is no work done if the key is open. So what will be the reading of voltmeter? Tell me. 2 volts. Why? Because the EMF is equal to the Terminal voltage. When the circuit is not connected, the EMF is equal to terminal voltage. सही है ना? कोई भी वर्क डन होगा नहीं. एक्सटर्नल सर्किट में जो ईएमएफ है वही टर्मिनल वोल्टेज रहेगा. दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आल्सो, है ना, व्हिच यू टोल्ड. ओके, व्हाट अबाउट द करंट? 0. व्हाई? क्योंकि यहां कोई चार्जेस पहुंच ही नहीं रहे, की ओपन है, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, 0 रहेगा. क्लियर है ये? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. जब की को क्लोज करेंगे तब क्या होगा? Now when the key is closed, 2 resistances will come in effect. 2 obstructions charges के flow को face करना पड़ेगा. एक है external resistance और एक है internal resistance. So total resistance R plus R हो जाएगा, है कि नहीं? Which is 1 plus 4, which is 5 ohm. ये हो गया तुम्हारा total resistance. ठीक है? अच्छा,
अब क्या होगा, जो ईएमएफ है वो यूटिलाइज हो टू मूव द चार्जेस outside in the circuit and inside in the cell, and we know that V is equal to IR, so epsilon is equal to I bracket R plus R. लगा सकते हैं ना ये फॉर्मूला। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे I नहीं पता है, R plus R is 5, so I is equal to 2/5 which is 0.4 एम्पियर। सर्किट को जैसे ही की को क्लोज करेंगे कितना करंट फ्लो होगा सर्किट में से, एमीटर कितना रीडिंग दिखाएगा, 0.4 एम्पियर। नोट डाउन एवरीवन, नहीं तो होमवर्क ले लेना अच्छा वाला, होमवर्क नहीं चाहिए तो अभी नोट कर लो। दिस इज इजी, आई एम मेकिंग इट इजी फॉर यू। अब हमें क्या ढूंढना है, द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर। यश, रीडिंग इन द वोल्ट मीटर का मतलब, प्रिंस, what do you mean by reading in the voltmeter? So the voltmeter will show the voltage of the current. एक ही टर्म है यार। भार्गव, what do you mean by reading in the voltmeter? What do you call it? Terminal voltage. So we have to find terminal voltage V, ठीक है। V is equal to IR। अगर टर्मिनल वोल्टेज ही ढूंढना है तो एक्सटर्नल सर्किट ले लो। V is equal to IR, I की वैल्यू है 0.4। टेल मी व्हाट इज कैपिटल R? Capital R, 4. So what will be the terminal voltage? Oh, I'm sorry, it's volt. 1.6 volt. Now just compare the terminal voltage when the key is closed with the EMF. Is it greater than or equal to or lesser than? It is less. It is 1.6. Terminal voltage is 1.6, EMF is 2. So always terminal voltage in a closed circuit is smaller than the EMF. Proved. समझ में आया क्या फॉर्मूले सारे? मैंने कोई फैंसी फॉर्मूला यूज नहीं किया, कॉन्सेप्ट यूज किया और ओम्स लॉ यूज किया। वो दोनों के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। जो लोग ऑनलाइन है घर पे अपनी सेफ्टी में बैठे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 4 बच्चे हैं जो लोग थोड़ा रिस्क लेके आके पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बट एटलीस्ट तुम लोग घर से तो कम्युनिकेट कर ही सकते हो। सो डोंट सिट विथ योर कैम ऑफ, इससे कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। योर फ्रेंड देव इज नॉट कमिंग हियर, व्हाई? इज स्टेइंग फार अवे। देव तू आया क्यों नहीं इधर? आना चाहिए ना। योर फ्रेंड इज हियर, यश इज हियर। ठीक है, मैंने इसको इरेज कर दिया है। आई एम गिविंग द सेकेंड क्वेश्चन एज होमवर्क। इज दिस द सेम क्वेश्चन इन योर बुक? प्लीज चेक। Please mark it as homework. Same question. But यहाँ पे एक problem है. Do you see one very funny thing in the circuit diagram? There is no? हाँ, that is okay. It's okay. की नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। की नहीं है, ठीक है। और क्या है? What else is funny as per you, which is not there generally in the circuit diagram? अच्छा, टेल मी, एक एक करके देखते हैं। Let's see how well you can investigate things. What is this? EMF. तुमने क्या बोला? वोल्ट? नहीं नहीं, दिस इज EMF.
This is EMF. What is this 2 ohm? Very good. What is this 4.5 ohm? R, capital. What is this? In ohms. Is this faulty ammeter? Reading in ohms. तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा ammeter is a device which is used to measure electric current. It is always connected in series with the circuit and usually it is made in such a way that it has low resistance. मतलब ये ammeter का resistance है. This is the resistance of ammeter RA. Now tell me how these two are connected with each other. They are connected in one single line. This is our next topic which we have to study. When two resistors are connected next to each other in one line, they are said to be connected in series. Series connection. Yes, series connection. And in series connection, what you do is you add all the resistances to get the total resistance in the circuit. Directly add. So if I ask you what is the total resistance of the circuit, external resistance, तो तुम क्या करोगे 4.5 और 0.7 को ऐड कर दोगे. How much you will get? 5.2 ohm. So what is capital R's actual value? Total capital R value 5.2 ohm. अभी समझ में आया तुम्हें? अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है, ईएमएफ पता है, एमीटर में कितना रीडिंग है वो तो आराम से निकल जाएगा. एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई ब्रैकेट आर प्लस आर के फॉर्मूला से आई की वैल्यू मिलेगी, वो एमीटर का रीडिंग होगा. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल का मतलब क्या होगा? व्हाट दे आर आस्किंग ओवर हियर इन द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट दे आर आस्किंग, नाम क्या है उस क्वांटिटी का? टर्मिनल वोल्टेज. कैसे निकालोगे टर्मिनल वोल्टेज? फॉर्मूला क्या है वी का? हाँ, और क्या, सीधा ओम्स लॉ लगाओ यार. आई पता चल गया ना एमीटर का रीडिंग. आर क्या है? द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5.2. आई पता है, आर पता है, वी मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आ गया, खत्म. कर लोगे होमवर्क में? ओके. So third one is also homework. Okay. I want you to draw the diagram for the fourth one. This we are doing right now. Draw the diagram, please. Everyone will draw the diagram. Let's see how well you draw it. थोड़ा सा एक काम करना कि इंटरनल रेजिस्टेंस को, जो मैंने क्लासिक मेथड बताई थी, जो टेक्स्ट बुक में डिस्कस की है वो लोगों ने, ऐसे 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 बनाना डायग्राम डिट्टो. कैसे? बैटरी सेल बनाया, लंबी लाइन छोटी लाइन, उसके बाजू में जिगजैग, और फिर वो पूरे को एक डॉटेड लाइन के अंदर डाल देना, डॉटेड बॉक्स के अंदर. सो दैट इज द होल सेल विथ इट्स ईएमएफ एंड जिगजैग इज इंटरनल रेजिस्टेंस. ऐसे बनाना है, और नीचे दो रेजिस्टर सीरीज में. डिट्टो ऐसा ही है डायग्राम तुम्हारा, ठीक है? इसको देख लो ध्यान से और ऐसे ही बनाओ अभी इसके लिए. दिस वन, राइट? बनाओ.
Yes. Sitting arrangement here. अरे इस कोई तो मैम कौन सी मैम बोला उसने बोला फिर मेरे नोट नहीं उसने बोला उसमें किसी बच्चे ने ग्रुप में उसने डाला फिर उसके बाद मैंने सबको बोला फिर हुआ सब कहता है अब तो कुछ और नहीं है अरे लेकिन
अपने सिटी मैनेजमेंट नहीं दिया, टाइमिंग नहीं दिया, क्या है इंटरनेशनल नाम का एमसीक्यू का भी तो था ना। वैक्सीन वगैरह मेरे को सिर्फ सोना आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं अभी तो वैसे तो अभी तो नहीं जा चलो और हमारे लिए मार्क मत बात क्या प्लान कर, डायग्राम बना, प्लान भी बन गया, डायग्राम भी बन गया, ठीक है, अच्छी बात है। ईएमएफ पता है, दो रेजिस्टेंस पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है और दो रेजिस्टेंस है 3 और 6 के, करंट थ्रू द बैटरी निकालना है। ओके, सो जो तुमने फिगर बनाई है दैट इज जस्ट लाइक, उसने बोला द क्वेश्चन इज डिफरेंट इन आवर बुक, इज इट? वैल्यूज आर डिफरेंट, ओके। नहीं, बट यू हैव दिस क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन नंबर? यू डोंट हैव दिस क्वेश्चन एट ऑल, ठीक है, फिर भी करते हैं बिकॉज यू हैव जस्ट डन दैट। सो यहाँ पे तुम्हारी बैटरी, उसके आगे छोटा जिगजैग, यहाँ पे दो जिगजैग्स, एक छोटा यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इसको आगे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये है 3 ओम का, ये है 6 ओम का, ये है 3 ओम, और ईएमएफ कितना है? 15 वोल्ट, और इधर डाल देंगे हम ऐसा डॉटेड बॉक्स, और इसको लिखेंगे ईएमएफ इज इक्वल टू 15 वोल्ट्स, स्मॉल आर इज 3 ओम, कैपिटल आर कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? वेरी गुड, 6 + 3 विच इज 9 ओम, सीरीज में है, सीधा ऐड करना है, हमें करंट ढूंढना है। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 15 इज इक्वल टू आई ब्रैकेट 9 + 3, सही है। सो 15/12 इज इक्वल टू आई, सही है। सो 3 5s are 3 4s are, so therefore I is equal to 1.25 ampere, and the next is potential difference between the terminals, that is terminal voltage V is equal to IR, 1.25 times capital R which is 9, बताओ 11.25, sure, 11.25 वोल्ट्स, जो ड्रॉप हो गया 15 से 11.25 बन गया 112.25, करेक्ट है। डिड यू अंडरस्टैंड द मेथड? इजी, डायग्राम ड्रॉ करना, सीरीज पैरेलल आएगा, पैरेलल में तो बताऊंगा मैं खैर कैसे करना है, बट यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम। Okay, this is like linear equation in 2 variables. Question number 5. Do you have this question? A cell of EMF epsilon 1. कितनी चीज मिसिंग है पता है इक्वेशन में? एप्सिलॉन मिसिंग है और स्मॉल आर मिसिंग है. सो व्हेन यू विल form the formulae using the current and the external resistance,
जो अभी हमने इक्वेशन देखा ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, उससे जब तुम इक्वेशन बनाओगे ना, यू विल गेट टू इक्वेशंस एन एप्सिलॉन एंड आर, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, उनको सॉल्व करके ये मिलेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो कितने होमवर्क हो गए? 1 2 3 न्यूमेरिकल। इज इट टू मच? नहीं, अगर कम है तो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विच वी विल फिनिश टुडे, है ना, इन दिस पार्ट ओनली। इट्स अ वेरी स्मॉल वेरी क्यूट टॉपिक, वेरी नाइस इंटरेस्टिंग। खत्म करते हैं फटाफट। ओके, सो टेक नोट्स प्लीज, राइट अवे एज आई टीच, इट विल बी easier for you to remember. Combination of resistors. So resistors can be combined in series. One way of combining resistors, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ किया, जो सर्किट डायग्राम, दो रेजिस्टर्स को एक दूसरे के आजू बाजू में रखा, 2 3 4 10 कितने भी रख सकते हो तुम, बट अगर वो सारे एक लाइन में हैं तो उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज पैरेलल, where they are connected in different rows across 2 points in a circuit. And the third way is the combination of series and parallel. So these are the three ways of combining resistors. तो हमें क्या पढ़ना है? हमें इनकी combining effect समझनी है। When we combine resistors in a circuit, what is their combined effect on the circuit? What happens? So suppose I have got 1 2 and 3 resistors connected in series, R1 R2 R3, and I connect them with a cell like this, and one more thing I'll draw. Yeah, one more thing I'll draw is something like this. Can you tell me what is this, what I have drawn? Voltmeter. वोल्टमीटर मैंने उसके अक्रॉस कनेक्ट किया है, इसको मैं नाम दूंगा V1। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ऐसे मैं कितने वोल्ट मीटर लगा सकता हूँ पता है? तीनों के अक्रॉस 3 अलग अलग वोल्ट मीटर्स। अब ऐसे केस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर? जस्ट make the observations which I am telling you besides here. ठीक है, number 1, in series combination, लिख लो प्लीज, in series combination current across each resistor is the same. In series combination, current across each resistor is the same. सब रेजिस्टर्स में से सेम करंट जाता है, मतलब I की वैल्यू थ्रू आउट सेम है। यहां से जो करंट निकलेगा वो कितना होगा? I।
नहीं, वोल्टेज अलग था, रेजिस्टेंस अलग हो सकता है, करंट नहीं अलग हो सकता। करंट के लिए पाथ तो एक ही है ना, पाथ मतलब जो जगह है, जो रास्ता है जिससे करंट फ्लो करेगा, वो कहाँ चेंज हो रही है। सो यहाँ से करंट निकलेगा आई, एमीटर में से करंट गुजरेगा आई, यहाँ से जाएगा आई, बीच में होगा आई, यहाँ भी होगा आई, यहाँ भी होगा आई, यहाँ भी होगा आई, यहाँ भी होगा आई। Current will be same throughout the circuit. Through every resistor, the current will be I. That is I. But the potential difference, that is the voltage across each resistor, will be different. मतलब अगर मैं हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर अटैच करता हूं पैरेलल में और मेजर करता हूं, तो मुझे सब में अलग अलग वैल्यू मिलेगी, सब में अलग अलग वैल्यू मिलेगी। सो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली it is observed that greater the value of resistance, greater is the potential difference across it. मतलब resistance is directly proportional to the potential difference, और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, V is directly proportional to R. मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, सपोज ये रेजिस्टर है 10 ओम का, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा। सपोज ये रेजिस्टर है 5 ओम का, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हाफ होगा, वोल्टेज अक्रॉस इट विल बी हाफ। ये रेजिस्टर है 1 ओम का, यहाँ पे बिल्कुल ही कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तुम्हें समझ में आई बात? एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट V is directly proportional to R. So higher, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, therefore higher resistors will have greater potential differences across them. Higher resistors will have greater potential differences across them. I hope you are writing everything point by point, because once you get confused somewhere, these concept will clear it again. अगर कोई गलती से साइंस ले रहा है 11th 12th में, 12th में वापस पढ़ोगे, वापस आएगा ये, और वो महाभयंकर रूप में आएगा सामने, मतलब वहां पे किरशॉफ लॉ आएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तो तब ये अगर क्लियर नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे तुम? ये तो सिंपल चीज है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसका डेरिवेशन बताता हूं। तो मैं आई कैन टेल यू स्ट्रेट अवे, मतलब मैं सीधा बोल सकता हूं ये फॉर्मूला लर्न कर लो, अप्लाई करो, आ जाएगा आंसर। नहीं, वी हैव टू डू प्रॉपरली। सो ये एक्सपेरिमेंटली के नीचे ही हम कंटिन्यू करेंगे, दैट V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। You know what is this V? This is the terminal voltage of the whole circuit when it is in connected position, when it is closed, when the circuit is on. What is V1, V2, V3? Potential differences across each resistor is V1, V2 and V3. तीनों का sum V से equal होता है. This is experimentally found. ठीक है? अच्छा, V1 ओम्स लॉ यूज करो। V का क्या फॉर्मूला होता है ओम को? V इज इक्वल टू आई। सो V1 हो जाएगा I इंटू R1। I1 तो लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि I तो सेम है हर जगह। अच्छा, V2 की जगह लिखेंगे हम लोग I इंटू R2, V3 की जगह लिखेंगे I इंटू R3, और V की जगह लिखेंगे I इंटू R। What is R? R is the total equivalent resistance of the whole circuit. I कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे I इंटू R, I कटेगा I के साथ, therefore R is equal to
R1 प्लस R2 प्लस R3, फॉर्मूला बन गया सीरीज का। सीरीज में क्या होता है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट मतलब टोटल, equivalent resistance in series combination is equal to the sum of the individual resistances of each resistor। तो सीरीज आया और तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना है, तुम क्या करोगे, ऐड कर दोगे, सीधा सीधा, जो हमने किया 2 क्वेश्चंस में किया ना, आंसर भी निकला था अपना। ये है उसका प्रूफ, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखा सबने ये अच्छे से, ग्रेट। सो आई होप सीरीज इज क्लियर टू यू। नाउ विल गो टू पैरेलल। सीरीज क्लियर है तो पैरेलल समझ में आएगा, पैरेलल क्लियर है तो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। उसका कोई डेरिवेशन नहीं है खैर, बट ऐसे बहुत न्यूमेरिकल्स हैं और हम 2 या 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे ज्यादा से ज्यादा बस। मुझे पता है कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, जो घर पे बैठे हैं वो लोग को घर जाना है मतलब अपनी जोन में जाना है, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा इतना इजीली। चलो न्यूमेरिकल्स तो इस पे भर भर के है, बट हम 2 या 3 ही करेंगे, मुझे भी घर जाना है। ओके, पैरेलल। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। R1, R2, R3, पॉइंट A, पॉइंट B, और यहाँ पे कनेक्टेड है एक डिवाइस जिसको बोलते हैं हम लोग वोल्टमीटर। So this is parallel combination. Do you see that in parallel combination the resistor are not in one line? Do you see that? The resistors are in different rows parallel to each other. Do you see that? दिख रहा है, शेप ही अलग है इसका, but they are all connected across 2 same terminals A and B. वहीं से ऐसे 3 रेजिस्टर के पैरेलल लाइंस निकल रहे हैं। सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये सीरीज से बहुत अलग है। सीरीज में क्या होता था, करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम था। यहां पे क्या होगा कि करंट बाइफरकेट हो जाएगा। ये करंट I यहां से निकल रहा है, यहां पे I है, लेकिन करंट यहां से डिवाइड हो जाएगा। तुम्हें पता है एक रोड है, बहुत सारी कार्स चल रही है, और आगे आया टोल। टोल में क्या होता है, कार्स अलग अलग लाइंस में अलग अलग टोल बूथ के ऊपर डाइवर्ट बाइफरकेट हो जाती है। कार्स का इंटेंशन क्या होता है, तुम अगर ड्राइवर हो, सामने टोल है और तुम देख रहे हो सारे अलग अलग टोल बूथ्स है, तुम कहां पे जाना प्रेफर करोगे? जहां पे सबसे कम हो गाड़ियां, जहां पे गाड़ियां फास्ट मूव कर रही है, कम है, मतलब जहां पे रेजिस्टेंस कम है।
आइडिया समझ में आया? क्या कर रहे हैं ये लोग? करंट क्या कर रहा है, चार्जेस क्या कर रहे हैं? Charges are trying to flow more towards that resistor where the value of resistance is less. So the charges or the current gets divided in such a way that you get I1 here, I2 here, and I3 here. I1 again over here after passing through, I2 over here, and I3 over here. And they again recombine to form I goes back. अब चार्जेस ने अपने आप को डिवाइड कर लिया करंट ने. व्हाट इज द लॉजिक? जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम, गाड़ियां कम जाएगी. जहां पे रेजिस्टेंस कम वहां पे गाड़ियां ज्यादा जाएगी, करंट ज्यादा. समझ में आया तुमको? सो दिस इज हाउ द होल थिंग हैपेंस इन पैरेलल. पैरेलल में हर रेजिस्टर को जितना जरूरत है उतना करंट उसमें से फ्लो होता है. अच्छा, डू यू सी दैट आई हैव कनेक्टेड अ वोल्ट मीटर अबाउ ऑल ऑफ देम? डू यू सी दैट? डू यू सी दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दैट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स एंड इट इज सेम. हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मतलब सबको मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा. जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अपने तरफ ड्रॉ कर सकता है. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फायदा है किसका? रेजिस्टर का, अप्लायंस का. अप्लायंस को जितना करंट चाहिए उतना वो ड्रॉ कर सकता है. ज्यादा चाहिए ज्यादा ड्रॉ कर लेगा, कम चाहिए कम ड्रॉ करेगा. दैट्स व्हाई पैरेलल इज प्रिफर्ड मोर, बिकॉज द करंट इज डिवाइडेड, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डिवाइडेड. जस्ट इमेजिन 3 बल्ब मैंने कनेक्ट किए पैरेलल में, तीनों को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज जितना, और करंट जिसकी जितनी कैपेसिटी वो उतना करंट ड्रॉ करेगा. सो तीनों मैक्सिमम वोल्टेज पे काम करेंगे. तो ब्राइटनेस कैसी होगी तीनों बल्ब की? मैक्सिमम. तीनों ब्राइट होंगे. इमेजिन ये तीनों बल्ब को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, क्या होगा? एक बंद हो गया सब बंद हो जाएंगे, तीनों डिम जलेंगे. क्यों? क्योंकि सब में से एक ही करंट फ्लो कर रहा है और सबके अगर अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अलग अलग है. सो तीनों डिम हो जाएंगे. एक बंद हो गया तो सर्किट ही ब्रेक हो जाएगी. इसमें एक बंद हो गया तो बाकी दो को कोई इफेक्ट नहीं. ये फायदा है. ठीक है? नहीं, सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले केस में भी सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. कैलकुलेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम अलग अलग रख रहे हैं, सेम भी रखोगे तो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो तुम. ठीक है? ओके. तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ गया? तुमने सीरीज में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था? combination current across the end resistor is sorry फिर से बोलो. ओके, यहां पे लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage across each resistor is same, that is terminal voltage. सेकेंड पॉइंट क्या था सीरीज? यहां पे लिखो करंट across each resistor will be different and that current is inversely proportional to the value of resistance. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट. ठीक है? सो एक्सपेरिमेंटली we have found that I is equal to I1 plus I2 plus I3 एक्सपेरिमेंटली. तीनों करंट का सम टोटल करंट जितना होता है. इफ दैट इज द केस, I की क्या वैल्यू है? V by R है कि नहीं? सो I is equal to V by R.
I1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, V बाय R1, V1 नहीं होगा, V होगा, बट R1 हो जाएगा। I2 की V बाय R2, I3 की V बाय R3, सब में से V कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा 1 बाय R, देयरफॉर 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला है। सो इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, देयरफॉर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocals of each individual resistor. In parallel combination, the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocals of each individual resistor. ये मीनिंग समझ में आया? जो मैंने लिखा है वो फॉर्मूला ही लिखा है मैंने। टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम जितना होता है। टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम जितना होता है। सो द टोटल रेजिस्टेंस उसको निकालना बहुत इजी है, बहुत आसान है, ये फॉर्मूला में डालना है तुम्हें। मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी दे रहा हूं और वो एग्जांपल तुम्हारा मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा और तुम्हें पता चलेगा व्हाई वी प्रेफर वन ओवर द अदर, व्हाई वी प्रेफर पैरेलल ओवर सीरीज। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्ट कॉम्बिनेशन मैंने क्या बोला था, सीरीज प्लस पैरेलल। इसमें कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेना एग्जाम्पल के तौर पे। सर्किट डायग्राम क्या है, ये तुम्हारा सर्किट है, सॉरी रेजिस्टर है, इसके साथ ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना दो। समझ में आया? ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R2 और R3 क्या है, पैरेलल में, और R2 और R3 का कॉम्बिनेशन R1 के साथ सीरीज में है। सो दिस इज सीरीज प्लस पैरेलल, और ऐसे बहुत क्वेश्चंस है हमें सॉल्व करना है। बस फाइनली 2 या 3 एग्जांपल से मैं ये कंक्लूड करके तुम्हें होमवर्क देके आज मुक्त करूंगा। ठीक है, बट ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझोगे तो फिर डाउट ही डाउट अगले क्लास में, और जो मुझे नहीं चाहिए। आई एम सरप्राइज्ड, दिस सच अ हेवी चैप्टर, हेवी टू अंडरस्टैंड, सो इंटरेस्टिंग। कभी स्कूल में कभी खत्म किए एंशिएंट, जब हम छोटे बच्चे थे तभी सिखा दिया ना। सुपर ना, देखते ही देखते हमने तो देखा भी नहीं, देख देखने भी नहीं मिला। सो दैट इज रियली सैड कि इतना ब्यूटीफुल चैप्टर हम कैसे मिस आउट हो गया, मतलब पूरा। ठीक है, नाउ सी द एग्जाम्पल्स विच आई वांट टू गिव यू। First example. 2 ohm and 4 ohm, दो रेजिस्टर्स है, इनको मैंने कैसे कनेक्ट किया है? So can anyone tell me the total resistance? Wow, yeah, you guys are very smart. 2 plus 4, 6.
अच्छा, सेकंड, टू ओम 4 ओम पैरेलल में कनेक्ट किया. लेट द टोटल रेजिस्टेंस बी आर. वी डोंट नो व्हाट इज आर. कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस? R1 कितना है? वेरी गुड, सही है. सॉल्व करें इसको. 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, नीचे 4 आएगा. कितना आंसर हो गया? ये आंसर है? नहीं है, ये 1/r की वैल्यू है. किसकी वैल्यू है? मोस्टली ना 99% ऑफ स्टूडेंट इसी को आंसर मान के लिख देते हैं. हमें और एक स्टेप करना है, रेसिप्रोकल. क्या करना है? रेसिप्रोकल. तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. सो R इज इक्वल टू 4/3 ओम. 4/3 को पॉइंट में बता सकते हो? 1.33333. अब दोनों सिचुएशंस को साथ में स्टडी करो. अलग अलग देखा तुमने, वही दो रेजिस्टर्स थे, पहले सीरीज में लगाए मैंने, कितना रेजिस्टेंस आया, और बाद में पैरेलल में लगाया, कितना रेजिस्टर आया. तुम्हें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए या कम चाहिए लाइफ में? ऑफ कोर्स कम चाहिए यार. ज्यादा रेजिस्टेंस किसको चाहिए? ज्यादा आउटपुट चाहिए अपने को, एनर्जी वेस्ट थोड़ी करनी है. विच वन यू विल प्रिफर, सीरीज और पैरेलल? दैट इज द आइडिया. बट इसमें एक चीज और नोट करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट मतलब टोटल सम, इज लेसर देन इवन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल में सबसे छोटा रेजिस्टर कौन सा है? उससे भी कम इक्विवेलेंट आया. देख रहे हो क्या तुम कोई भी क्वेश्चन ले लो, यही आएगा तुम्हें. In parallel connection, the equivalent resistance is smaller than even the smallest resistance connected in parallel. So that is the major benefit, जिससे करंट सबको sufficient मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए मैक्सिमम होता है. अब इसके अक्रॉस मैंने EMF डाल दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एक अच्छा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा. बट कोर आइडिया यही रहेगा. अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल, ये दोनों लिखे तुमने, ये दोनों नोट किया, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है और क्या गलती नहीं करनी है. ये थर्ड एग्जाम्पल इज दिस. यहां पे आएगा लेट्स से 6 ओम, और ये है 2 ओम, और ये है 4 ओम. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. तुम्हें बोला फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट कॉम्बिनेशन. व्हाट यू विल डू? क्या करो? पहले ये बताओ क्या करो. पहले पैरेलल को निपटाओ और उसको सिंप्लीफाई करो. हमें पता है अभी 2 और 4 का किया ना हमने, कितना आया? 1.33, या फिर 4/3 लिख सकता हूं उसको. तो क्या मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई नहीं करके ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता? इधर मैं लिखूंगा 4/3 ओम, इधर मैं लिखूंगा 6 ओम. यही है ना सर्किट का सिंप्लीफाइड फॉर्म? यही है ना. अब मैं ऐड कैसे करूंगा? तो 6 + 4/3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7.33 डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम. यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 + 4/3, दैट इज 22/3, दैट इज 7.33 ohm. This is how you simplify. यही है टाइप के क्वेश्चंस अब जो तुम्हें आगे करने हैं खुद से. फॉर योर रेफरेंस इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, जो तुम देख के हेल्प ले सकते हो इफ यू वांट. बट ये तुम्हें करना है. अब हम पार्ट बी पे और लिंगर नहीं कर सकते. इट वॉज ऑलरेडी टू मच. EMF ना ये ना वो, बहुत कुछ था. अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, मार्क करो उसको.
क्वेश्चन नंबर मेरे को बताना है कि नहीं, ठीक है। 6 नहीं दिया मैंने, पैरेलल है, नहीं दिया, न्यूमेरिकल है, मार्क करो। 6 है ना तुम्हारे बुक में, 7 है, 7 मार्क करो, 8 है, 9, 10, 11, 12 मार्क, सब मार्क करो। 13, वाओ क्या क्वेश्चन है, मतलब 14, 16, 15 नहीं है, 16 है, बस इतना करो, ज्यादा दूंगा तो मर जाओगे, नहीं कर पाओगे। इतना करो, बस इतना करके पहले आंसर निकालो इनके, ज्यादा तो नहीं कर सकते, ठीक है। डन फॉर टुडे, सी यू ऑन थर्सडे। थर्सडे तक होमवर्क कंप्लीट करो, फ्राइडे तक होमवर्क कंप्लीट करो, फ्राइडे तक ये पूरा होमवर्क कंप्लीट करके मुझे पर्सनली भेजो। बाय, सी यू लेटर।